हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं सीटेड के एसएसटी के विषय को लेकर आए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है जीकेजीएस मस्ती 2.0 के एक वीडियो में। तो यहाँ देखिएगा, आपके सामने लिखा होगा क्लास 6 अध्याय 1 विविधता की समझ। तो इसके बारे में हमको बताना है और देखिए इसमें क्या क्या आपको बताना है। क्लास 6 का है यह, और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। भारत में विविधता को समझे, लद्दाख के बारे में बताना है, केरल के बारे में बताना है और विविधता में एकता ये बताना है। यानी आप समझ रहे होंगे ये किस चैप्टर का है, यानी किस किताब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का ये पुस्तक है और ये जो है बराबर पूछा जाता है इससे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और विविधता की समझ यहाँ आ गया है। और उसके बाद यहाँ देखिए विविधता की समझ, ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस। गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। मान लीजिए कोई गरीब है हमारे समाज में और कोई अमीर है, तो क्या वो एक विविधता का रूप है? नहीं है, विविधता का रूप नहीं है। गरीबी अमीरी विविधता का रूप नहीं हो सकता है। जाति व्यवस्था और समानता का एक रूप और उदाहरण है। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। बिल्कुल सही है कि लोग जिस जाति में जन्म लेंगे वो क्या बदले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदले जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए, कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता है। मान लीजिए कोई जाति है, आपको पता होगा यहाँ पे 4 जाति का नाम बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यहाँ पे दलित बताया गया है, 4 जाति, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता है, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझता, जिससे गैर बराबरी पैदा हुई। मतलब कहने का मतलब यह है कि अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति, जैसे कोई पारिवारिक जो है, कोई जिस जाति से उस जाति का व्यवसाय करता है, तो उसमें जो कुछ होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये बिल्कुल न करे, जो हम कर रहे हैं वो व्यवसाय बिल्कुल न करे, कुछ अलग व्यवसाय करें, कुछ अलग जो है पढ़ा लिखा के कुछ अलग कर दें। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझता। यह जो क्या है, गैर बराबरी है। इससे क्या होता है कि गैर बराबरी होता है, ठीक है। तो ये व्यवसाय बदला नहीं जा सकता। जहाँ पे व्यवसाय बदल दिया जाएगा वहाँ उसका पूरा जो है जनरेशन बदल दिया जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे भारत में विविधता। अब भारत में विविधता किस प्रकार होता है इसको देखते हैं। भारत विविधताओं का देश है, बिल्कुल सही है। और आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? विविधताओं का देश, ठीक है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, बिल्कुल विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे भारत में धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो जो है 25 से 28 के बीच में है, और वो सभी लोगों को, कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई हैं। तो सभी धर्मों के कोई भी हो, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, सब लोग धर्म अलग अलग अपना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार का भोजन खाया जाता है। आप भोजन की बात लीजिएगा तो कलकत्ता जाइएगा तो वहाँ का मुख्य भोजन क्या है? मछली चावल है। तमिलनाडु जाइएगा तो वहाँ का है इडली डोसा, मज़ा आएगा खाने में, इडली डोसा खा के देखिएगा। चलिए बिहार आइएगा तो बिहार का नंबर 1 में लिट्टी चोखा, क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता को समझें। अब विविधता को हमको समझना है, चलिए आगे बढ़ें। विविधता को समझें, इसमें बताया गया है कि 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते था। अब भाई वो कैसे करते थे? अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। अब जैसे मान लीजिए
हमारे यहाँ पुर्तगाली आया 1498 में, वो कैसे आया था? उस समय क्या हमारे पास उस समय दिशा सूचक यंत्र था? नहीं था, तब न वो भटक गया था तो पहुंच गया था। तो कहता है कि आज से 250 वर्ष पहले जब रेल, हवाई, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब लोग एक स्थान दूसरे स्थान कैसे यात्रा करते थे? तो ये सोचने वाली बात है कि उस समय तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोग मेहनती होते थे और तलाश करते थे खेती करने का और बसने की, ज़मीन की तलाश करते थे। और जहाँ पे लोग बस जाते थे वहाँ पे अपना धीरे धीरे खेती भी करने लगते थे। और पहले लोग पैदल ज़्यादा यात्रा करते थे। यहाँ से अगर जाना है दलसिंह सराय हमें, तो वो पैदल ही चल देते थे। अभी बाइक से हम लोग जाते हैं ना, साइकिल भी कम गया है। तो लोग पहले पैदल ही ज़्यादा यात्रा करते थे जब रेल, हवाई जहाज़ नहीं हुआ करता था। तो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला जो यहाँ पे लिखा गया है, कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ये भी सोचने वाली बात है। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति होगा, यहाँ पे आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक संस्कृति उभरती है। यहाँ पे संस्कृति होता है, यहाँ पे संस्कृत लिखा गया है, इसको मैं आपको बता दिया हूँ। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। सही बात है, अगर जहाँ पे आप लोग रहते हैं उस जगह का संस्कृति और सभ्यता अलग होता है, लेकिन अगर उस जगह को छोड़ के आप किसी दूसरी जगह पे रहना शुरू करते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग आपको सभ्यता और संस्कृति देखने को मिलेगा। तो आप उस समय उस संस्कृति सभ्यता में ढूल जाते हैं। ठीक है, यही विविधता की समझ बताया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ लद्दाख के बारे में बताया गया। ये देखिए पिक्चर में, यही लद्दाख है। ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, यही सब क्या है? लद्दाख है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पे देखिए समझने की बात है, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यह शीत मरुस्थल है। ध्यान दीजिएगा, लद्दाख क्या है? शीत मरुस्थल है। यहाँ के लोग एक खास किस्म का बकरी पालते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं? खास किस्म का बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पश्मीना ऊन कहाँ मिलता है? तो लद्दाख में मिलता है। और यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। और यहाँ पे बताया गया है यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बहुत क्या होती है? महंगी होती है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शाल बुनी जाती है। ये देखिए यही है। ठीक है, यही चीज़ है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहाँ पे है, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। कहाँ के लोग? तो लद्दाख के लोग। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरी और याक होती है। वहाँ पे एक याक है, यहाँ पे देखिए सीन दिया गया है। ठीक है, इसी को याक बोला जाता है। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि लद्दाख जो है व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं, कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। जिसे आज क्या कहा जाता है? तिब्बत कहा जाता है। तो आपसे जो सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है वो 3-4 ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ को बता दिया जाएगा और उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए विविधता की समझ। हम लोग विविधता समझेंगे कैसे? आखिर है क्या चीज़ विविधता? ठीक है, भारत विविधताओं का देश है, ये सभी को पता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि भारत विविधताओं का देश है। तो चलिए शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है लद्दाख के रास्ते में ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लद्दाख के रास्ते कौन पहुँचा था? तो बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है। 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। कहाँ रहते हैं मुसलमान? तो तिब्बत में। ठीक है, चलिए
तिब्बत ग्रंथ कैसर सागा लद्दाख में प्रचलित है। तिब्बत का ग्रंथ कैसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। और उस पर क्या खेलते हैं? नाटक खेलते हैं। ये याद रखिएगा, उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग केरल। अब यहाँ पे केरल के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, केरल के बारे में। अब केरल के बारे में जानते हैं। केरल यहाँ पे है कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है, उसका नाम है केरल। उसका क्या नाम है? केरल। ठीक है, चलिए, यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। तो केरल जो है एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी केरल आए थे। अब केरल के बारे में जान लीजिए। केरल में सबसे ज़्यादा काजू भी होता है, इलायची भी होता है, काली मिर्च भी होता है ना। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। केरल में काजू ज़्यादा उपजाया जाता है, काली मिर्च भी होता है, लौंग इलायची भी होता है। और सबसे पहले अरबी एवं यहूदी जो है वो केरल आए थे। ठीक है, चलिए, सभी परीक्षाओं के लिए ये एक टॉपिक बहुत ही सुंदर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। कौन आए? ईसा मसीह के धर्मदूत। क्या नाम था उनका? संत थॉमस। ये पूछा जा सकता है, संत थॉमस कौन थे? संत थॉमस कौन थे? तो ईसा मसीह के धर्मदूत थे। 2000 साल पहले यहाँ आए। कितना हज़ार साल पहले आए? तो 2000 साल पहले आए। याद रखिएगा, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो संत थॉमस को जाता है। ठीक, इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन के बारे में लिखा है। ठीक है, चलिए, तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा के बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया था, वास्को डी गामा के बारे में। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो पहुंचा था यहाँ केरल के कालीकट बंदरगाह पर, वो 17 मई 1498, ये याद रखिएगा, 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां उनको जो है किससे मुलाकात हुआ था? जमोरिन से। और जमोरिन ने इनका क्या किया था? स्वागत किया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता खोज लिया। बिल्कुल खोज लिया। हालांकि ये मार्ग भटक गए थे, लेकिन इनकी मुलाकात अब्दुल मजीद से हुआ और अब्दुल मजीद ने इनको रास्ता बताया और कहा, भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता है और आप वहाँ पहुँचिए, आपको बहुत सारा व्यापार करने का रास्ता मिल जाएगा। और केरल से ही ये मिर्च का व्यापार करना शुरू किए थे। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है शानदार तरीके से। आगे बढ़ते हैं। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एक एक चीज़ को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, चीन के व्यापारी भी केरल आए और चीन चावल में भी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जाल से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीनी वाला कहा जाता है। अब ये भी याद रखिएगा, जहाँ पे मछली पकड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? चीनी वाला कहा जाता है और हूबहू चीन के जाल जैसे मिलता है। ठीक है, तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी चिट्टी कहते हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है चीनी चट्टी। ठीक है, यहाँ की प्रमुख खेती चावल की खेती है। वाह, यहाँ की प्रमुख, हमने पहले ही बताया कि यहाँ की खेती प्रमुख होती है, उसको चावल। यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और भात, चावल खाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चौ से चीन, चौ से चावल सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित कर दिया। यहाँ जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उन व्यापारियों को अपनी ओर खींच लिया। बिल्कुल,
और जब से वो व्यापार करना शुरू हुआ तो लद्दाख की जो विशेष भौगोलिक स्थिति थी उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींच लिया। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल पर पाया गहरा रिश्ता होता है। बिल्कुल, हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्या क्या यहाँ पर कहा कि हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए अब है विविधता में एकता। अरे वाह, इंडिया विविधता में एकता। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में विविधता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है। भारत की विविधता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग क्या थे, शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने अपना पहले ही बता दिया था जवाहरलाल नेहरू के बारे में, फिर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारतीय की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का एक क्या है, अभिव्यक्ति है। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। और उनमें बताया गया है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। आप इसको याद रखिएगा। और इसी तरह का नया नया आप प्रतिदिन जो है मैं लोड करूँगा वीडियो, आप देखिए और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए SST का। तो बिल्कुल, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।